हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत सिलेक्शन विंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन मोड पर। और इसी क्रम में जो वर्ब की क्लासेस आपकी चल रही हैं, इनमें आज पार्ट 6 आपका है यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड। और यहाँ पर आज हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर बेस्ड। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपने पढ़ा था, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपने पढ़ा तीन चीज़ों को। क्या क्या था उसमें? उसमें था पार्टिसिपल, उसके बाद फिर जेरंड, और इसके अलावा इन्फिनेटिव। तो पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करवाएंगे। और इनमें पहला क्वेश्चन आज आपका जो दिया हुआ है, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर मेक का यूज हम पॉजिटिव वर्ब के तौर पर कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब के तौर पर अगर मेक का यूज हो रहा है, मतलब मेक है, मेड है, विल मेक है, किसी भी टेंस में हो, तो उसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस अगर होती है तो हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, अगर पैसिव वॉइस होती है तो हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज करेंगे। तो यहां आपको क्या करना होगा, इस टू को रिमूव करना पड़ेगा सेंटेंस से, और टू को रिमूव करने के बाद जो आपका सेंटेंस होगा वो इस टाइप में आएगा, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। जब यहां पर आप मेड यूज किए तो उसके बाद फिर केवल सॉल्व लिखना पड़ेगा, टू सॉल्व अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हिज एम इज नो मोर देन टू यूज अनफेयर मीन्स टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। हिज एम इज नो मोर मतलब उसका उद्देश्य से अधिक कुछ भी नहीं है, और किसकी तुलना में? टू यूज अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का यानी अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त। और किस लिए पर्पस को बताया गया है? क्या कि टू अटेन सक्सेस इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो देन के बाद आप लिखेंगे, और उसके एम को क्या बताया जा रहा है? इस एम को ही बताया गया है कि अनफेयर मीन्स का यूज़ करना सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप टू यूज़ इसको ना लिख करके बल्कि आप इसको लिखेंगे देन यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है अगली क्लॉज के लिए। जो देन के बाद अगली क्लॉज है, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सही सेंटेंस आपका हो जाएगा, हिज एम इज नो मोर than using unfair means to attain success in life। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नो मोर देन, उसके बाद फिर आप जेरेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद अ व्यू टू बाय रॉ मटेरियल। यहां पर जो आपका दिया हुआ है विद अ व्यू टू, जैसे आपने पढ़ा था एडिक्टेड टू, with a view to, look forward to, prone to, बी वर्ब के साथ यूज्ड टू। बी का मतलब इज एम आर वाज वर, है ना।
इज एम आर वॉज वर और इसके साथ यूज टू। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ जो हम यूज़ करते हैं वो जेरंड होता है, चाहे वो एडिक्टेड टू है, विद अ व्यू टू है, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, बी वर्ब के साथ, यूज्ड टू, इनके साथ जो यूज हम करते हैं वो होता है जेरंड। इनके साथ जेरंड यूज किया जाएगा। और जब आप जेरंड का यूज करेंगे, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां पर ये टू प्रेपोजिशन का काम करता है। इन सभी फ्रेजेस में टू का यूज है प्रेपोजिशन के तौर पर, और प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा क्या यूज करते हैं, जेरंड का यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो लिखा है, ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली, मतलब वो हर संडे दिल्ली जाता है। और उसके बाद फिर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से। तो विद अ व्यू टू जब आपने यहाँ पर यूज किया तो इसके साथ आपको क्या लाना पड़ेगा, जेरंड लाना पड़ेगा, V1 प्लस ING। तो यहाँ पर ये बाई ना होकर के क्या लिखा जाएगा, बाइंग लिखा जाएगा। यहाँ पर बाइंग हो जाएगा। फ्रेज आपकी क्या है, विद अ व्यू टू, है ना, विद अ व्यू टू, और इसके साथ आप क्या लिखेंगे, बाइंग, ING फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बाई की जगह पर बाइंग लिखा जाएगा, सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइट एज सून एज द बेल रैंग। अब यहां पर बात आई आपकी कि द टीचर आस्क्ड देम, टीचर ने उनसे कहा, और क्या कहा, टू स्टॉप, रोकने के लिए। और स्टॉप जिस काम को किया जाएगा उसको आप जेरंड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर ये राइट ना होकर के क्या हो जाएगा, ये राइटिंग हो जाएगा, स्टॉप राइटिंग। देखिए स्टॉप के बाद आप कब जेरंड का यूज करेंगे, कब इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ये चीज समझ लें। He stopped to smoke, और एक एक लिखा हुआ सेंटेंस, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनकी मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। वर्ब आपकी सेम दोनों में लिखी हुई है, ही स्टॉप्ड मतलब उसने, यहां पर मीनिंग आ जाएगी कि वह रुका, क्योंकि ये पर्पस को बताने लगेगा, ये पर्पस हो जाएगा। टू स्मोक मतलब वो रुका किस लिए, धूम्रपान करने के लिए। तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि वो स्मोकिंग करने के लिए रुका। अगर हम स्टॉप के बाद सीधे जेरंड का यूज कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इस एक्शन को उसने स्टॉप कर दिया। तो ही स्टॉप्ड स्मोकिंग का मतलब उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया। यहां पर मीनिंग आ जाएगी वो धूम्रपान करने के लिए रुका, मतलब वो जैसे रास्ते में जा रहा था और उसने गाड़ी रोकी स्मोक करने के लिए, तो ही स्टॉप्ड टू स्मोक, पर्पस। लेकिन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब क्या है, जनरल एक्शन को, एक हैबिट को बता रहा है कि उसने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर द टीचर आस्क्ड देम, टीचर ने उनसे कहा टू स्टॉप राइटिंग, मतलब लिखना बंद करने के लिए कहा। लिखने के लिए रुकने का कोई अर्थ यहाँ पर है नहीं, तो टू स्टॉप, टू राइट ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, स्टॉप राइटिंग हो जाएगा। एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी तुरंत ही टीचर ने उनसे लिखना बंद करने के लिए कहा, है ना। तो यहाँ पर स्टॉप के साथ क्या आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा, स्टॉप, और उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा जेरंड, है ना। तो स्टॉप राइटिंग, ये सही फ्रेज हो जाएगी, स्टॉप राइटिंग ये कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शी कांट हेल्प टू विजिट हर सिस्टर एवरी संडे। ये जो फ्रेज आपकी आती है, कांट हेल्प, या couldn't हेल्प, अगर ये ऐसा दिया हुआ है कांट हेल्प या couldn't हेल्प, तो इसके बाद आपको यूज करना होता है जेरंड। तो इसके बाद आप जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बाद, है ना।
क्योंकि इसकी मीनिंग होती है कि ऐसा करने से रोक ना पाना, ठीक है ना। तो सेंटेंस जो आपका लिखा शी कांट हेल्प टू विजिट, तो यहां पर ये टू विजिट कहना गलत हो जाएगा। इसको हम बेयर इन्फिनेटिव से भी लिख सकते हैं, शी कांट हेल्प विजिट ऐसे भी लिखा जा, बट विजिट ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कांट हेल्प बट, है ना। या पास्ट में अगर हो जाएगा तो कुडंट हेल्प बट। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो फिर बेयर इन्फिनेटिव यहां पर आ जाती है। इसका मतलब बट के बाद हम क्या कर देंगे, V1, सीधे V1 जोड़ देंगे। तो आप दो तरीके से कोई भी तरीका लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखें, शी कांट हेल्प विजिटिंग, शी कांट हेल्प विजिटिंग, या दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हैं, शी कांट हेल्प बट विजिट। बट यहां पर एक्सेप्ट की मीनिंग दे रहा है। दोनों में से आप कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद बाकी के सेंटेंस लिख देंगे आप, ठीक है ना। जैसे शी कांट हेल्प विजिटिंग हर सिस्टर एवरी संडे, या शी कांट हेल्प बट विजिट हर सिस्टर एवरी संडे। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप यहां पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर ही इज रिच टुडे बट ही अपीयर्स टू बी पुअर इन द पास्ट। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ही इज रिच टुडे, आज वह अमीर है, रिच है, बट ही अपीयर्स टू बी पुअर, लेकिन वह गरीब प्रतीत होता है। इसका मतलब इस समय गरीब प्रतीत होता है, लेकिन आगे क्या जुड़ा हुआ है, इन द पास्ट। जबकि अगर हम टू बी और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वो इसी समय को बताएगा। इसका मतलब अभी वो गरीब नहीं प्रतीत होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले गरीब रहा होगा। तो पास्ट के अगर एक्शन को हमको बताना है तो टू बी पुअर आप नहीं लिखेंगे, ही अपीयर्स टू हैव, और जब आप हैव लाएंगे तो फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन हो जाती है, और उसके बाद फिर आप यहां पर पुअर लिखेंगे। तो टू बी पुअर ना होकर के बल्कि क्या लिखना पड़ेगा, टू हैव बीन पुअर। टू बी पुअर का मतलब इस समय वो गरीब प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम लिखेंगे टू हैव बीन पुअर, ही अपीयर्स टू हैव बीन पुअर इन द पास्ट, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले कभी गरीब था, पास्ट में वो गरीब था। तो बीते हुए एक्शन को जब आप लिखेंगे तो टू हैव और थर्ड फॉर्म से लिखेंगे। तो यहां पर बी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो गई, बीन हो गई। तो टू हैव बीन और उसके बाद आपने एडजेक्टिव लिख दिया पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट्स क्लेम, यानी जो साइंटिस्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो दावा करते हैं, टू डिस्कवर क्योर फॉर एड्स एंड द मेडिसिन विल बी पुट ऑन सेल वेरी सून। आगे जो ये बात लिखी गई है कि द मेडिसिन विल बी पुट ऑन सेल वेरी सून, है ना। विल बी पुट ऑन सेल और वेरी सून, तो इसका मतलब क्या है कि जो दवा है वो डिस्कवर आगे की नहीं जाएगी, बल्कि उसको डिस्कवर कर लिया गया है और जल्दी ही वो मार्केट में आने वाली है ना। तो अगर यहां पर हमने ये लिखा कि द साइंटिस्ट क्लेम टू डिस्कवर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो डिस्कवर कर लेंगे, खोज लेंगे एड्स का क्योर। लेकिन आगे क्या लिखा है, एंड द मेडिसिन विल बी पुट ऑन सेल वेरी सून, मतलब और जल्दी ही जो दवा है वो सेल के लिए, बिक्री के लिए आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो यहां पर ये बात हो जाएगी ये कि उसको खोज लिया गया है। तो टू डिस्कवर आप नहीं यहां पर यूज करेंगे, बल्कि यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, द साइंटिस्ट्स क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड cure for AIDS and the medicine will be put on sale very soon। ये इस टाइप में सेंटेंस होगा। तो यहां पर टू हैव डिस्कवर्ड आपको करना पड़ेगा, टू डिस्कवर नहीं, क्योंकि डिस्कवर अब करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर लिया है।
और पहले ही डिस्कवर कर लिया है, तभी यहाँ पर ये बात आ पाएगी कि मेडिसिन जल्दी ही सेल के लिए आ जाएगी। वेरी सून लिखा हुआ है, यानी बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, शी स्टार्टेड टू क्राई व्हेन शी वॉज लेफ्ट अलोन। तो अब यहां पर स्टार्टेड जो आपकी वर्ब है, इसके बाद हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, टू क्राई ना होकर के यहां पर लिखना पड़ेगा शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि आगे इसको एक ओकेजन से जोड़ दिया गया, व्हेन शी वॉज लेफ्ट अलोन, यानी जब उसको अकेले छोड़ दिया गया तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, तो इस एक्शन पर यहां पर जोर होगा। तो शी स्टार्टेड टू क्राई ना होकर के शी स्टार्टेड क्राइंग। नेक्स्ट आपका है, शी डिड नॉट डेयर एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। शी डिड नॉट डेयर, अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और जब अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है तो फिर हमको ये जो इन्फिनेटिव है वो टू के साथ लिखना पड़ेगा, इसको टू के साथ लिखना पड़ेगा। और या तो हम डेयर नॉट का यूज कर दें, तो डेयर नॉट के बाद फिर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। देखिए अगर जैसे सेंटेंस हम ये लिख लें, he did not dare to enter the room। अब यहां पर did not और dare जब आया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई did, और ये dare आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तब आपको ये 2 + V1 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ये लिखा हुआ है कि he dare not, और यहां पर अगर हम टू लिख दें, टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब उसमें सच बोलने का साहस नहीं है, तो फिर डेयर नॉट के साथ आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो केवल स्पीक लिखना होगा, फिर टू आप नहीं लगा सकते। तो ही डेयर नॉट स्पीक, और डेयर्स भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपकी मॉडल वर्ब हो जाती है। तो दो तरीके से आप सही कर सकते हैं, या तो आप ये लिखें कि शी और उसके बाद फिर डेयर नॉट एंटर द रूम, या फिर आप क्या लिखेंगे कि शी उसके बाद फिर डिड नॉट डेयर टू एंटर, है ना। तो यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है तो आप इसको लिख दीजिए डिड नॉट डेयर टू एंटर। पास्ट में अगर हम इसको लिखते हैं तो डेयर नॉट लिख दिया जाता है, लेकिन जो नीड नॉट है तो उसको नीडेड नॉट नहीं लिखा जाता, नीडेंट हैव का यूज किया जाता है अगर पास्ट के एक्शन को बताना होता है तो। उसके बाद फिर आई ऑलवेज रिसेंट माई ब्रदर वॉन्डरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। तो आई ऑलवेज रिसेंट, रिसेंट का मतलब क्या होता है, रोष प्रकट करना, गुस्सा जाहिर करना। तो माई ब्रदर वॉन्डरिंग ना हो करके, क्योंकि रिसेंट आप किस पर कर रहे हैं, वॉन्डरिंग पर, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट हुआ है, ब्रदर नहीं है, यानी भाई का घूमना। तो यहाँ पर ब्रदर में आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस जब आप इसको लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका लिखा जाएगा आई ऑलवेज रिसेंट my brothers wandering and wandering about, wander about का मतलब इधर उधर घूमना, and doing nothing। इसका मतलब मैं हमेशा रोष प्रकट करता हूं अपने भाई की वॉन्डरिंग पर और किस चीज पर, एंड डूइंग नथिंग। यहां पर भी ये जेरेंड आ गया आपका V1 + ing, और यहां पर भी आपका क्या है, V1 + ing, और ये V1 + ing नाउन का काम करता है। तो अगर किसी नाउन के पहले अगर आप इस नाउन को लिख रहे हैं तो इससे रिलेशन या पोजीशन को शो करना पड़ेगा। जैसे मोहन कार नहीं लिख सकते, मोहन्स कार लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर माई ब्रदर वॉन्डरिंग नहीं बल्कि माई ब्रदर्स वॉन्डरिंग ऐसे लिखा जाएगा। ये आईएनजी फॉर्म सीधे तब किसी नाउन के बाद लिखा जाता है जब वो उसके लिए पार्टिसिपल का काम कर रहा हो, जेरेंड का काम ना कर रहा हो। जैसे एक सेंटेंस ऐसे हम कह सकते हैं, अगर हमको ये लिखना हो, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर, तो अब यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, जेरेंड नहीं होता है। इसका मतलब स जो वर्ब है इसका मेन ऑब्जेक्ट यहां स्टैंडिंग नहीं बल्कि मैन है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी मैंने देखा, एक आदमी को देखा,
और क्या करते हुए, वहां पर खड़े हुए मैंने उसको देखा। तो आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग तो कहा नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर। और जबकि यहाँ पर क्या है कि आई ऑलवेज रिसेंट माई ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि माई ब्रदर्स वॉन्डरिंग, मतलब मेरे भाई का जो घूमना है वो मुझे नापसंद है। भाई नहीं नापसंद है बल्कि भाई का इधर उधर घूमना नापसंद है। तो यहाँ पर ये जो आपका रिसेंट जो वर्ब है, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पर वर्बल नाउन बन रहा है। और किसी भी नाउन के साथ अगर हम जब नाउन उससे पहले रखेंगे तो पॉजिटिव केस में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस, राइटिंग अ लेटर अ बेगर डिस्टर्ब्ड हर। तो अब यहां पर ये जो आपका राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, जो राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, इसके बाद जो आपने नाउन यूज कर दिया है बेगर, है ना, तो ये राइटिंग का काम इसी के लिए आ गया। जैसे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इसको फिर से समझ लें। अगर आपने ये लिखा कि सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ही सॉ अ टाइगर ही रैन अवे। दो सेंटेंसेस में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि ही सॉ अ टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा, ही रैन अवे मतलब वो भाग गया, ठीक है ना। तो दोनों काम यहां पर क्या होता है, सेम सब्जेक्ट होता है, देखने का काम भी उसने किया और भागने का काम भी उसने किया। तो इसी वजह से जब इसको ऐसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब दोनों एक्शंस यही कर रहा है ना, भागने का काम वही और देखने का काम वही। तो यहां पर अगर हम ये लिख देंगे कि राइटिंग अ लेटर अ बेगर डिस्टर्ब्ड हर, तो ये जो राइटिंग अ लेटर है वो किसके लिए, बेगर के लिए आ जाएगा। जैसे सीइंग अ टाइगर किसके लिए आ गया, ही के लिए आ गया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेगर नहीं लेटर लिख रहा था, लेटर वो लिख रही थी। तो इसको आप दो तरीके से सही कर सकते हैं, इस चीज को आप दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, राइटिंग अ लेटर, और उसके बाद जो ये हर है इसको आप यहां पर सब्जेक्ट में जब आप लिख देंगे तो ये शी हो जाएगा। अब ये शी के लिए आ गया राइटिंग अ लेटर, अब इसके लिए सही तरीके से यूज हो गया। तो राइटिंग अ लेटर शी वॉज, अब हमको वॉज डिस्टर्ब लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइटिंग अ लेटर शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय अ बेगर, शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय अ बेगर। या फिर दूसरा तरीका अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाइल शी वॉज राइटिंग, यानी शी वॉज राइटिंग जब यहां पर लिख दिया गया तो इसका मतलब लिखने का काम उसके लिए हो गया। तो वाइल शी वॉज राइटिंग अ लेटर अ बेगर डिस्टर्ब्ड हर, ठीक है। तो डिस्टर्ब्ड के लिए सब्जेक्ट बेगर आ गया और वॉज राइटिंग के लिए सब्जेक्ट आपका शी आ गया। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स, और जबकि ये जो आपका है वो एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मतलब एक फाइनाइट वर्ब आपको जो बताया गया था। अगला आपका लिखा हुआ है बीइंग फाइन वी डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक, है ना। तो ये फाइन वेदर को बता रहा है, ठीक है। तो बीइंग फाइन जो है इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इट का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा क्या, इट बीइंग फाइन वी डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक, ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था, जैसे अगर ये लिखा हुआ हो बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर ये लिखा हुआ है कि बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये बीइंग अ रेनी डे किसके लिए आ गया है, वी के लिए आ गया है, जो कि गलत हो जाएगा। यानी हम खुद रेनी डे नहीं थे, इसका मतलब ये चीज़ गलत हो जाएगी इससे रिलेट करना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको इट का यूज़ करना पड़ जाएगा, और जब आप यहाँ पर इट आगे यूज़ कर देंगे
और लिखेंगे आप इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये सही हो गया क्योंकि इट बीइंग अ रेनी डे, अदरवाइज बीइंग अ रेनी डे फिर ही के लिए ही वी के लिए ही आ जाएगा, है ना। तो इट आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड हर। अब बीइंग लेट यहां पर जो लिख दिया गया है वो किसके लिए आ गया है, टीचर के लिए आ गया है। इसका मतलब टीचर लेट था, है ना। तो टीचर लेट नहीं था, बल्कि इसका मतलब क्या है कि उसके लेट होने की वजह से हर जो है वो स्टूडेंट को बता रहा है। तो फिर अब यहां पर ये हो जाएगा कि बीइंग लेट शी वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अभी शी के लिए आ गया बीइंग लेट। बीइंग लेट जो है वो लेट होने का काम उसके द्वारा किया गया, है ना। या तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे एज शी वॉज लेट द टीचर पनिश्ड हर, है ना। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एज शी वॉज लेट, क्योंकि बीइंग हमेशा रीजन को बता रहा होता है, ठीक है। तो एज शी वॉज लेट द टीचर punished her। अगला है बट फॉर वर्किंग हार्ड शी वुड हैव पास्ड। बट फॉर का मतलब क्या हो जाता है, विदाउट, है ना। विदाउट इसका मतलब हो जाता है बट फॉर। तो बट फॉर वर्किंग हार्ड इसका मतलब मेहनत किए बगैर शी वुड हैव पास्ड, मतलब वो पास हो गई होती, है ना। तो अब यहां पर इसको सही तरीके से आप लिखना पड़ेगा बट फॉर वर्किंग हार्ड शी वुड हैव फेल्ड। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि बट फॉर का मतलब हो जाता है विदाउट। बट फॉर की मीनिंग क्या हो जाती है, विदाउट हो जाती है ना। तो इसका मतलब विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना मेहनत किए या मेहनत किए बगैर, यानी यदि उसने मेहनत ना किया होता तो शी वुड हैव फेल्ड। ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उसने मेहनत ना किया होता तो वो पास हो जाती, इसका मतलब मेहनत करने से फेल हो गई, है ना। इस सेंटेंस की एक्चुअल मीनिंग इस टाइप की आ जाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ शी हैड नॉट वर्कड हार्ड शी वुड हैव फेल्ड, है ना। या फिर आप नॉट को हटा दीजिए, तब फिर आप वहां पर पास्ट लिख सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ शी हैड वर्कड हार्ड, यानी अगर उसने मेहनत की होती तो शी वुड हैव पास्ड। इसका मतलब एक्चुअली उसने मेहनत नहीं की, लेकिन अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गई होती। तो चाहे आप इस तरीके से लिखिए बट फॉर का यूज करके, या इन दोनों तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट द टीचर डिड नॉट पनिश हर। तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट, वो किसके लिए आ गया है, टीचर के लिए आ गया है। जैसे अभी एक सेंटेंस में हमने इसको देखा था, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि ये टीचर के लिए लेट होने की बात आ गई। यहाँ पर मीनिंग ये आनी चाहिए कि भले ही वो लेट हो गई थी लेकिन फिर भी टीचर ने उसको पनिश नहीं किया, है ना। तो या तो आप इसको ऐसे लिखें कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट शी वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो शी जो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बना है, तो ये जो आपने यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज यूज की है इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट, ये किसके लिए, शी के लिए यूज हुआ, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना चाहें तो ऑल्दो
शी वॉज लेट, मतलब यद्यपि वो लेट थी, द टीचर डिड नॉट पनिश हर, टीचर ने उसको पनिश नहीं किया फिर भी। क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स हर सैंडल ब्रोक एंड शी फेल। अब यहाँ पर जो पार्टिसिपल फ्रेज आपकी लगी हुई है क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, और इसके लिए सब्जेक्ट क्या बन रहा है, हर सैंडल। तो सैंडल नहीं चढ़ रही थी जीनों पर वो चढ़ रही थी, है ना। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब इसको पैसिवाइज में भी लाने से काम नहीं चल सकता, तो सही तरीके से आपको सेंटेंस ये जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाइल शी वॉज, क्योंकि इस दौरान ही काम हुआ। तो जब कंटिन्यूअस में आप बात लिखते हैं तो वाइल के साथ लिखते हैं, है ना। तो वाइल शी वॉज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स हर सैंडल ब्रोक and she fell। ठीक है, इसका मतलब जिस टाइम वह चढ़ रही थी स्टेयर्स पर तो उसका जो सैंडल था वो टूट गया। अब ये सैंडल के लिए ब्रोक की बात आ गई, हर सैंडल ब्रोक एंड शी फेल, और वो गिर गई, है ना। फेल वर्ब के लिए फिर से सब्जेक्ट आपका यहाँ पर शी आ गया। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सही करते। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है हैविंग पास्ड बीए एग्जामिनेशन ही ऑफर्ड मी अ जॉब। अब यहां पर जब बात की गई है कि हैविंग पास्ड बीए एग्जामिनेशन, और ये बात किसके लिए आ गई है, ही के लिए आ गई है, यानी जो वह था उसने पास किया, जबकि ऑफर की है उसने जॉब मुझे। तो मुझे का मतलब क्या है, जब मैंने पास किया तब फिर उसने मुझे जॉब ऑफर की, यहां पर मीनिंग ये होनी चाहिए। तो आप जब इसको लिखेंगे having passed BA examination I was offered, यानी ये जो ऑफर्ड सेकंड फॉर्म में लिखा है ये was offered पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, I was offered a job by him। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि when I had passed BA examination he offered me a job, ऐसे भी लिख सकते हैं। when I had passed BA examination he offered me a job, ऐसे। उसके बाद फिर in spite of being a miser, in spite of being a miser everybody likes to spend money on her। तो अब यहाँ पर in spite of being a miser किसके लिए आ गया, everybody के लिए आ गया, जो कि गलत हो जाएगा। हर कोई नहीं कंजूस था, बल्कि यहाँ पर क्या है कि उसके कंजूस होने के बावजूद भी हर कोई उस पर पैसा खर्च करना पसंद करता है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे in spite of her being a miser। ये हर जो है यहाँ पर पॉजिटिव केस आ गया आपका, ठीक है ना, यानी उसका माइजर होना। इन स्पाइट ऑफ हर बीइंग अ माइजर, अदरवाइज इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ माइजर ये किसके लिए आ गया है, ये किसके लिए आ गया है, एवरीबडी के लिए आ गया है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो हर यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, उसके माइजर होने के बावजूद, है ना। उसके बाद फिर आप लिख देंगे everybody likes to spend money on her।
आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो या दो शी इज अ माइजर everybody likes to spend money on her। तो ये एक सिंपल सेंटेंस का तरीका हो गया है, ये सिंपल सेंटेंस है, और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दोनों ही एक ही मीनिंग दे रहे हैं। तो इन दोनों तरीके से इस सेंटेंस को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सेंटेंस, वाइल टेकिंग एडमिशन टू अ स्कूल अ बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट बी शोन। अब यहाँ पर वाइल टेकिंग एडमिशन टू अ स्कूल किसके लिए आ गया है, ये बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आ गया है, ये बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बात आ रही है ना। इसके लिए तो जो फिर ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं ले रहा है ना। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, while you are taking admission to a school, you must show a birth सर्टिफिकेट। बाद वाले पार्ट को वैसे भी लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यू आर टेकिंग, यहाँ पर जो है टेकिंग एडमिशन के लिए यू सब्जेक्ट आ गया। फिर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, कुकिंग माई डिनर इन द किचन अ स्ट्रेंज साउंड अट्रैक्टेड माई अटेंशन। तो यहाँ पर ये जो आपका लिखा है अ स्ट्रेंज साउंड, ये सब्जेक्ट बन गया है इस पार्टिसिपल फ्रेज के लिए। तो कुकिंग का काम ये स्ट्रेंज साउंड करने लगा, तो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, while I was cooking my dinner in the kitchen, dinner in the kitchen, फिर कॉमा, और उसके बाद फिर आप लिख देंगे a strange sound attracted my attention। तो while I was cooking, अब यहाँ पर कुकिंग का काम किसके लिए आ गया, आई के लिए आ गया। अदरवाइज कुकिंग माई अटेंशन, सॉरी, कुकिंग माई डिनर इन द किचन, ये किसके लिए, अ स्ट्रेंज साउंड के लिए आ गया। स्ट्रेंज साउंड जो है वो डिनर को कुक कर रहा था, तो ये गलत यूज हो जाएगा पार्टिसिपल का। ठीक है, एक सेंटेंस के थ्रू इस बात को और समझ लेते हैं। देखिए सेंटेंस अगर हम ये लिख दें कि रीडिंग in the garden a scorpion stung him। तो अगर ऐसा सेंटेंस लिख दिया गया, रीडिंग इन द गार्डन a scorpion stung him, तो ये गलत यूज कहा जाता है पार्टिसिपल का, क्योंकि इसकी मीनिंग ये हो गई है कि a scorpion was reading in the garden, it किसके लिए, इसी स्कॉर्पियन के लिए आ गया, it stung him। इसका मतलब हुआ कि एक बिच्छू गार्डन में पढ़ रहा था
और इसने यानी बिच्छू ने उसको डंक मार दी, तभी तो ये दोनों के लिए कॉमन पार्टिसिपल फ्रेज बन पाएगी, सब्जेक्ट यहाँ पर बन पाएगा, इस पार्टिसिपल वर्ब के लिए भी और स्टंग मेन वर्ब के लिए भी, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ये और ये एक ही चीज़ को बता रहा हो। लेकिन ये तो बात गलत हो जाएगी, ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं देगा, बिल्कुल बेकार सेंटेंस है तो, कि आ स्कॉर्पियन वॉज रीडिंग इन द गार्डन, है ना, और इट स्टंग हिम। सही तरीका आपका क्या होगा लिखने का कि he was reading in the garden, और यहां पर हो जाएगा a scorpion stung him। ये बात होनी चाहिए कि he was reading मतलब पढ़ने का काम वो कर रहा था और डंक मारने का काम किसने किया, स्कॉर्पियन ने किया। तो ऐसा अगर होगा सेंटेंस तब फिर सही है। और इस बात को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखें कि while reading in the garden, या केवल रीडिंग इन द गार्डन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। He was stung by a scorpion। अब यहां पर जो ही सब्जेक्ट आ गया है तो उसके लिए ये बात रीडिंग वाली सही हो गई, लेकिन अगर स्कॉर्पियन सब्जेक्ट बनता तो रीडिंग वाली बात स्कॉर्पियन के लिए सही नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि while reading in the garden या reading in the garden he was stung by a scorpion। एक और तरीका भी हो सकता है while he was reading। अब यहां पर was reading के लिए सब्जेक्ट आपका ही आ चुका है ना, तो while he was reading in the garden a scorpion stung him। ठीक है, अगर ऐसे लिखा गया तब फिर ये सही हो जाएगा। तो या तो आप ये तरीका यूज करेंगे या फिर आप ये तरीका यूज करेंगे। अगर ये तरीका आप यूज कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग ये वाली आ जाएगी जो कि गलत है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा और ये गलत मीनिंग रख रहा है, इस वजह से सही तरीका ये हुआ आपका। और इसकी मीनिंग को या तो आप ऐसे बता सकते हैं और या फिर आप ऐसे बता सकते हैं, ये दो तरीके हैं यहाँ पर। तो ये पार्टिसिपल का यूज़ आपको ये समझ लेना है अच्छे तरीके से, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में पार्टिसिपल्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरेंड तीनों पार्ट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ये आपके पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे पहले इन्फिनिटिव और जीरेंड के थे। नेक्स्ट क्लास आपकी टेंस पर बेस्ड होगी वर्ब की। वर्ब एक लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगले क्लासेस में हम लोग लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।